इसको मैं इसमें वाटर में डालती हूँ, इसको आपस में मिक्स कर लेंगे। इसके बीच में मैंने पहले भी पोटेशियम परमैंगनेट का सोल्यूशन डाला था जो बिल्कुल कलरलेस हो चुका। सो नाउ आफ्टर सम टाइम वी विल सी कि बिल्कुल कलरलेस हो जाएगा। हाय एवरीवन, वेलकम टू साइंस एंड फन 9th 10th 11th। मैं हूं दीक्षा कौशल, आपकी केमिस्ट्री एजुकेटर, एंड हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर फर्स्ट ऑफ केमिस्ट्री, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। अभी तक हमने एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स को कवर कर लिया है, हर एक टॉपिक को डिटेल में कवर कर लिया है। तो अगर आपने एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो। ओके, सो आज डिस्कस करते हैं बेटा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस चैप्टर। तो आज हम इसको शुरू करने वाले हैं। पहले बेसिक चीजों से शुरू करेंगे। केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है केमिकल रिएक्शन की, और एक छोटू सा एक्सपेरिमेंट भी करेंगे। आज के एक्सपेरिमेंट की बजाय आई वुड से एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे आज के लेक्चर में। ओके, सो बच्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले व्हाट आर केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस क्या होते हैं? केमिकल चेंजेस का मतलब होता है बेटा जैसे कि जिसमें कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो, बट हमें तो अभी तक केमिकल रिएक्शन का पढ़ा नहीं है। ठीक है, तो बच्चा केमिकल चेंजेस क्या होते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। किसी चीज का पूरा केमिकली ही चेंज हो जाना, उसके कंपाउंड की फॉर्मेशन कॉम्पोजिशन ही बदल जाना। ठीक है, जैसे कर्ड की कॉम्पोजिशन अलग होगी केमिकली, एंड मिल्क की कॉम्पोजिशन में मतलब मिल्क में केमिकल्स अलग तरीके से कंबाइन होंगे और कर्ड में अलग तरीके से। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड केमिकल चेंज, क्योंकि केमिकल कॉम्पोजिशन ही बदल चुकी है दो चीजों। ओके, नेक्स्ट आता है बेटा डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी। अपनी बॉडी में डाइजेशन होना, फूड का आपने खाना खाया और खाना आपका डाइजेस्ट हो रहा है। ठीक है, आपके स्टमक में HCl है जिसकी वजह से खाना डाइजेस्ट हो रहा है। डाइजेस्ट हो रहा है, कुछ एनर्जी में बदल रहा है, एंड कुछ आप इसको एक्सक्रीट कर देते हो, बाहर निकाल देते हो। राइट, सो इसमें क्या है, मतलब कोई ना कोई जो आप खाना खा रहे हो पूरी डाइजेशन में केमिकली वो फूड कन्वर्ट हो रहा है किसी और केमिकल में, जिसकी वजह से आपको एनर्जी मिल रही है। राइट, दैट इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज। केमिकल कॉम्पोजिशन बदल रही है चीजों की। देन देयर कम्स प्रोसेसेस ऑफ रेस्पिरेशन। बच्चा रेस्पिरेशन क्या होती है? रेस्पिरेशन में आप ऑक्सीजन को इनटेक करते हो, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल आउट करते हो, बाहर निकालते हो। इसके बीच में आपके लंग्स में एल्वोलाइज में ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, और वहां से आपको एनर्जी भी मिलती है। वही ऑक्सीजन आपकी बॉडी में ट्रेवल करता है, बहुत सारे अपने ब्लड में ट्रैवल करता है। राइट, तो ये सारा प्रोसेस क्या है? इस एक्सचेंज ऑफ गैसेस को हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। और ये प्रोसेस भी क्या है आपका? एक केमिकल चेंज है, क्योंकि वो ऑक्सीजन आपका फर्दर यूज्ड अप होता है आपकी बॉडी में। आपकी बॉडी में बहुत सारी चीजों के केमिकल कॉम्पोजिशन को चेंज करता है। नेक्स्ट आता है बेटा रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन की रस्टिंग, लोहे के ऊपर हम इसको लोहे को एज इट इज बाहर रख दें, कुछ दिनों तक कुछ महीनों तक उसके ऊपर रेड कलर की, रेडिश ब्राउन कलर की रस्ट आ जाती है। उसका मतलब ये जंग लग गई है, इस चीज में जंग लग गई, इंग्लिश में बोलते हैं रस्टिंग हो चुकी है। तो रस्टिंग क्या है बेटा? वहां पे रस्टिंग को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। वहां पे ऑक्सीजन, मॉइस्चर, इन सभी का अटैक हो जाता है आयरन पे। ऐसे ही चांदी है, आप देखोगे चांदी की, आप कोई भी कड़ा ले लो, कुछ भी ले लो, तो चांदी का कड़ा, उसके बाद आजकल तो ऑक्सीडाइज ज्वेलरी बहुत ज्यादा फेमस है ना। ऑक्सीडाइज ज्वेलरी क्या होती है? वहां पे ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाती है। जैसे मेरी रिंग है, इस पे भी हल्की हल्की ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाती है। तो सिल्वर के ऊपर ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाती है। ये क्या हो रहा है? ये सारी चीजें अदला बदली, बदलाव हो रहा है। किस चीज में बदलाव हो रहा है? केमिकल कॉम्पोजिशन में बदलाव हो रहा है। ऐसे ही हमारे पास बहुत सारी, हम खाना बनाते हैं उसमें भी क्या हो रहा है? केमिकल चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं केमिकल चेंजेस जो हम अपनी केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं। तो अभी बेटा हम शुरू करते हैं। ऐसे ही बहुत और सारी चीजें होती हैं जो हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बच्चा आता है केमिकल रिएक्शंस। नाउ व्हाट आर केमिकल रिएक्शंस? केमिकल चेंजेस हमने पढ़ लिए। तो बेटा जब केमिकल चेंजेस होते हैं, जब एक चीज दूसरी चीज में परिवर्तित होती है, बदलती है, तो वहां पे केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक है, अगर केमिकल चेंज हुआ है इसका मतलब कोई ना कोई रिएक्शन हुआ होगा, तभी केमिकल चेंज हुआ, तभी केमिकल कॉम्पोजिशन हुई है।
So chemical reactions are the processes in which new substances with new properties are formed. आपने यहाँ पे जैसे आप केमिस्ट्री के रिएक्शंस देखते हैं ना, वहां पे आपने बीकर में कुछ और डाला और एकदम से कुछ नई चीज बन जाती है, तो इसका क्या मतलब है, नया प्रोडक्ट बनता है। उसी रिएक्टेंट्स का आपस में अदला बदली होके, बदलाव होके एक नई चीज जनरेट होती है, एक नई चीज पैदा होती है, न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज। जो आपने रिएक्टेंट डाला है, जो आपने चीज डाली, उसकी प्रॉपर्टीज अलग होगी, और जब वो केमिकली रिएक्ट करके एक नई चीज बना देते हैं, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज अलग होंगी। ठीक है, सो न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। एटम्स ऑफ वन एटम डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर। इसका क्या मतलब है बेटा, जैसे हम केमिकल रिएक्शन लेते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये हमने केमिकल रिएक्शन दिया। अभी इसमें आप क्या देखोगे, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ हियर वी कैन से दैट यहाँ पे क्या ऐसा हो सकता था, कार्बन प्लस सल्फर इज इक्वल्स टू CH2, सॉरी कार्बन प्लस, अरे ये क्या लिख दिया है मैंने, हाँ, कार्बन प्लस सल्फर इज इक्वल्स टू कार्बन डाइऑक्साइड। पॉसिबल था ये, यहाँ पे कार्बन है, सल्फर है, और बन क्या रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। एक नया ही एटम जनरेट हो गया है। हमारे पास इस साइड पे ऑक्सीजन नहीं था, दूसरी साइड पे ऑक्सीजन आ गया और सल्फर गायब हो चुका है। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब कोई एटम नया जनरेट नहीं हो जाता, कोई एलिमेंट नया जनरेट नहीं हो जाता, बस उसी चीज की रीअरेंजमेंट होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये तो गलत हो जाएगा ना, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन था, ऑक्सीजन था, आपस में उन्होंने एटम्स की रीअरेंजमेंट करी, आपस में मिले बैठे बातें करी और कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। ठीक है, दैट इज कि नया कोई चीज इजाद नहीं हो जाएगी, नया प्रोडक्ट आ जाएगा, नया कंपाउंड बन जाएगा, बट वो रिएक्टेंट्स के एटम से ही बना होगा, सिर्फ उसकी रीअरेंजमेंट से ही बना होगा। ओके, सो ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस इन केमिकल रिएक्शन। सिर्फ यहाँ पे क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है एटम्स का, कोई नई चीज, कोई नया एटम नहीं बन जाता। अगर इस साइड पे कहीं पे हाइड्रोजन है तो रिएक्टेंट साइड पे भी कहीं ना कहीं हाइड्रोजन जरूर होगा। ठीक है, सुना, मैं दोबारा बोल रही हूँ, रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड। तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड क्या होती है बेटा, दिस थिंग जो हमने डाला बीकर के बीच में, जो मैंने चीजें डाली, दोज आर रिएक्टेंट्स। ठीक है, वो क्या है आपके पास, रिएक्टेंट्स हैं। और जब वो आपस में रिएक्ट कर जाते हैं, वो क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट्स। वो क्या बनाते हैं बच्चा, वो बनाते हैं प्रोडक्ट्स। ठीक है, वो कोई नई चीजें बना देते हैं। सो जो रिएक्ट कर रहे हैं उनको रिएक्टेंट्स बनते हैं, जो न्यू सब्सटेंसेस आते हैं उसको हम प्रोडक्ट्स बोलते हैं। ठीक है, और ये टोटल क्या हो रहा है, दिस होल इज केमिकल रिएक्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। कैरेक्टरिस्टिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो हम इसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे, जैसे कि एवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट। तो बच्चा यहाँ पे हमें कैसे दिखता है कि केमिकल रिएक्शन हो गया है, इन पांचों में से कुछ ना कुछ चीज होगी। या तो वहां पे कोई एवोल्यूशन ऑफ गैस, आप देखोगे बबल्स आ रही हैं गैस की, या आप देखोगे स्मेल आ रही है गैस की, कुछ ना कुछ तो चेंज हुआ होगा, उसमें गैस की फॉर्मेशन होगी। या हो सकता है वहां पे फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट्स क्या होते हैं, जो सॉलिड सब्सटेंस, इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस रिएक्शन के बाद नीचे सेटल डाउन हो जाता है, यहाँ पे प्रेसिपिटेट्स आके बन जाते हैं। सॉलिड सब्सटेंस होता है जो सोल्यूशन में सॉल्युबल नहीं होता, घुलता नहीं है, ठीक है, नीचे आके बैठ जाता है, थक के हार के बैठ जाता है। ठीक है, दोज आर प्रेसिपिटेट्स। या फिर कोई कलर में बदलाव आया होगा, कलर का बदलाव तो बिल्कुल विजिबल होता है। ठीक है, या हम देखेंगे टेम्परेचर में कुछ चेंज आया होगा, या हम देखेंगे उसकी स्टेट ही बदल जाएगी। ठीक है, वो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, कहीं ना कहीं उसकी स्टेट में बदलाव आ जाएगा। तो इनमें से कोई ना कोई चेंज आएगा जिससे हमें देखेगा कि ओके, यहाँ पे इसका मतलब कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है, तो एक एक करके हम सभी चेंजेस को पढ़ते हैं। ओके, तो फर्स्ट इज एवोल्यूशन ऑफ गैस। तो बेटा ये जो रिएक्शन है ना, ये आपको मेरे को लगता है हर चैप्टर में कहीं ना कहीं नजर आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन।
क्या आपने बीकर लिया, इसके बीच में आपके पास क्या थे, जिंक के ग्रेन्यूल्स थे, जिंक के ग्रेन्यूल्स थे, जिंक मेटल है, जिंक के ग्रेन्यूल्स यहाँ पे हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ आपने इसका रिएक्शन करवाया, दैट इज H2SO4 के साथ आपने इसका रिएक्शन करवाया। अभी बच्चा आपके पास क्या बनेगा साथ में, दिस, यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होगी, ये आपको रिएक्शन कैसे बना वो भी मैं आपको समझाऊंगी, थम जाओ, टाइप्स ऑफ रिएक्शन में करेंगे हम ये, ठीक है। तो बच्चा यहाँ पे आपके पास कौन सी चीज की फॉर्मेशन होती है, अभी आपको ये नहीं करना कि क्रैम करना है, आज के लेक्चर में आपको कोई रिएक्शन क्रैम नहीं करना, आज के लेक्चर में आपको सिर्फ समझना है कि कैसे हम हीट चेंजेस को, कलर चेंज को देखते हैं, समझते हैं, ठीक है। सिर्फ आपको इस चीज का ध्यान रखना है। जब हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन करेंगे, मैं सारे रिएक्शन की टाइप्स के साथ आपको समझाऊंगी कि वो रिएक्शन कैसे हुआ, ठीक है। सो बच्चा यहाँ पे जिंक ग्रेन्यूल्स H2SO4 के साथ रिएक्ट करा और आपके पास बनता क्या है, ZnSO4 प्लस साथ में हाइड्रोजन गैस निकल जाती है, ठीक है। तो बच्चा यहाँ पे आपके पास कौन सा विजिबल चेंज है, यहाँ पे आपके पास गैस बनी है, क्या है, एवोल्यूशन ऑफ गैस, क्या हुआ है, एवोल्यूशन ऑफ गैस, ये गैस बनी है। बट मुझे ये बताओ, क्या गैस आपको ऐसे निकलती हुई बोलेगी हाय मैं आ गई हूँ, या तो वो कलर्ड गैस होनी चाहिए तभी मुझे पता लगेगा कि वो गैस है, निकली है, अदरवाइज कैसे पता लगेगा, अदरवाइज आपको कैसे पता लगेगा। गैस के लिए कुछ आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होते हैं बच्चा, जैसे हाइड्रोजन गैस के लिए आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होता है पॉप साउंड टेस्ट, कौन सा टेस्ट होता है, पॉप साउंड टेस्ट होता है। तो पॉप साउंड टेस्ट में क्या होता है, हाइड्रोजन गैसेस वेरी मो फायर को कैच कर लेती है, फ्लेमेबल होती है बहुत ज्यादा, ठीक है, फायर को इजीली कैच कर लेती है, इस वजह से हम बलून्स में हीलियम गैस को फिल करते हैं, हाइड्रोजन गैस को नहीं फिल करते। हालांकि हाइड्रोजन गैस का मास कम होता है एज कम्पेयर टू हीलियम, और हमें लाइटर चीज ही चाहिए उड़ने के लिए, जितनी लाइट चीज होगी वो उतना ज्यादा उड़ पाएगी, लेकिन फिर भी हम हाइड्रोजन गैस को फिल नहीं करते। उसके पीछे क्या रीजन है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस बहुत ही ज्यादा फायर को कैच कर लेती है, फ्लेमेबल होती है, इस वजह से वो एक्सप्लोसिव होती है, ठीक है। और यहाँ पे इसी प्रॉपर्टी को यूज किया जाता है हाइड्रोजन गैस के आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के लिए, कि हाइड्रोजन गैस के बबल्स बच्चा जब यहाँ से बाहर निकलेंगे, ठीक है, जब हाइड्रोजन गैस आ रही है, आप उसके पास जाओ, कैसे पता लगेगा, वो कैसे आपको हाय बोलेगी, एकदम से गुस्से से हाय बोलेगी, गुस्से से हाय कैसे बोलेगी, आप उसके पास कैंडल लेके जाओ, आग लगी हुई है कैंडल को, ठीक है, जलती हुई कैंडल उसके पास लेके जाओ और एकदम से वो पॉप साउंड टेस्ट करेगी, पॉप साउंड टेस्ट मतलब एकदम से पॉप करके वो ब्लास्ट होगी। तो यहाँ से आपको क्या पता लगेगा, यहाँ पे ब्लास्ट हुआ है, ये फायर के पास आके ब्लास्ट हुई है, इसका मतलब ये कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है, क्योंकि बच्चा वो कलर्ड गैस नहीं होती है, तो इसलिए उसका ऐसे ही आइडेंटिफाई उसको किया जाता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो एक और मैं आपको चीज बता देती हूँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो ये रिएक्शन ना यहाँ पे लिख देते हैं, क्या बोलते हो तुम, यहाँ पे लिख दे, Zn plus H2SO4 give rise to ZnSO4 plus H2 गैस, ठीक है। तो बच्चा नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, इसके साथ मैं आपको एक और आइडेंटिफिकेशन टेस्ट यहाँ पे बता देती हूँ, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट क्या है, Na2CO3, ठीक है, जिसको यहाँ पे नहीं आ रहे फॉर्मूलेस कैसे बनाने हैं, ठीक है। तो बच्चा मैं आपके लिए कोई 10-15 मिनट की वीडियो ले आऊंगी जो आपने 9th क्लास में फॉर्मूलेस बनाने सीखे थे, ताकि उसका एक बारी रिवीजन हो जाए। Na पॉजिटिव CO3 2 नेगेटिव, ठीक है, इन दोनों को जब आप इसका केमिकल फॉर्मूला बनाते हो, इसकी वैलेंसी इसके पैर में चली जाएगी, इसकी वैलेंसी इसके पैर में आ जाएगा Na2CO3, ठीक है। प्लस क्या है बच्चा आपके पास, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसके साथ रिएक्ट करवाया, तो आपके पास क्या रिएक्शन बनता है इसमें, NaCl। घबराना नहीं है किसी भी बच्चे ने, ये सेम रिएक्शन हमने कहाँ पे करी है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में करी है। वहां पे हमने क्या किया था, Na2 मेटल कार्बोनेट प्लस कोई भी एसिड आप करोगे, जब भी, ये है रूल जिंदगी का, जब भी मेटल कार्बोनेट आपने एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स अगर चैप्टर पढ़ लिया है, मैंने सारा कवर करवा दिया है, तो जब भी मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट,
या मेटल बाइकार्बोनेट रिएक्ट करता है। ठीक है, अगर आपने एसिड बेसिस सॉल्ट्स नहीं पढ़ा तो इस चीज को स्किप कर सकते हो, अगर पढ़ लिया है तो रिवाइज कर लो। जब भी ये एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है, प्लस वाटर बनाता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज कर देता है। जब भी मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, सॉल्ट बनाएगा, वाटर बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज कर देगा। सेम चीज यहाँ पे होगी, NaCl सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा, और साथ में आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे बच्चा रिलीज हो जाएगी। दिस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ना व्हाट, यहाँ पे भी हम क्या मेन क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम यहाँ पे रिएक्शंस को नहीं डिस्कस कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं हम एवोल्यूशन ऑफ गैस को। पहले हमने हाइड्रोजन गैस के एवोल्यूशन का एक रिएक्शन देखा, अभी हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस के एवोल्यूशन का एक रिएक्शन देखा। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बच्चा, इसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, ये लाइम वाटर को मिल्की बना देती है। व्हाट डज दैट मीन, कि आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड होगी, यहां पे लिख देते हैं, हमारे पास नहीं तो जगह नहीं बचेगी। ठीक है, आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड होगी, तो ये जब लाइम वाटर मतलब CaOH ट्वाइस, जिसको हम फ्लेक्ड लाइन भी बोलते हैं, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस आप निकली, उसने आपको हाई नहीं बोला तो हाई कैसे धक्के से बुलवानी पड़ेगी, उसको आप पास करोगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या स्लेक्ड लाइम बोलते हैं, इसको लाइम वाटर भी बोलते हैं। इसके साथ जब आप इसको पास करते हो, आपके पास बनता है कैल्शियम कार्बोनेट, प्लस यहाँ पे बनता है वाटर। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर बनता है, और इस कैल्शियम कार्बोनेट की व्हाइट प्रेसिपिटेट्स होते हैं। इस वजह से हम बोलते हैं कि बीकर में आपने क्या रखा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रखा, मतलब स्लेक्ड लाइम या लाइम वाटर आपने रखा, सेम ही फॉर्मूला है, इन तीनों चीजों को सेम ही बोला जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, आपने उसका सामना किससे करवा दिया, स्लेक्ड लाइम से करवा दिया। अब वो क्या करेगी, इस स्लेक्ड लाइम को मिल्की टर्न कर देगी बाय द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, सो दिस वाज एन एडिशनल इंफॉर्मेशन। ठीक है, जो आपको सेकंड चैप्टर तक तो मिल जाएगी, अगर आपने एसिड बेसिस सॉल्ट्स अभी तक कर लिया है, ठीक है, तो आपको ये चीज इजीली समझ आ रही होगी। अगर आपने नहीं करा तो आपको ऐसा लगेगा कि कई नई नई सी चीजें आ गई हैं। ठीक है, ये क्या ही नई बातें मैम बता रहे हैं, लेकिन ये सारा आपके सिलेबस में है। ठीक है, अगेन आई एम टेलिंग यू, हमने यहाँ पे एवोल्यूशन ऑफ गैस, पहले हाइड्रोजन गैस देखी, हाइड्रोजन गैस हाई नहीं बोलेगी तो हेलो बोलने के लिए क्या करेंगे, पॉप साउंड टेस्ट करेंगे। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का हमने देखा, उसके आइडेंटिफिकेशन, दिस इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आइडेंटिफिकेशन है कि इट टर्न्स लाइम वाटर को मिल्की में बदल देती है। और कहाँ पे हमने देखा इसका, जब मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालता है। तो ये हमने ऐसे, हम जनरल रिएक्शन से देख रहे हैं कि देखो हमने पहला रिएक्शन देखा, उसमें हाइड्रोजन गैस निकली, उसकी आइडेंटिफिकेशन कर ली। फिर हमने ऐसा एक रिएक्शन देखा जिसमें हमने देखा कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकल सकती है, उसकी भी आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं वो भी देख लिया। ठीक है, सो ये हमारी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज एवोल्यूशन ऑफ गैस, उसमें हमने हाइड्रोजन गैस एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिस्कस कर ली कि इसके एवोल्यूशन के कौन कौन से रिएक्शंस हो सकते हैं और जो इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के लिए, और उसके आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं। नेक्स्ट बच्चा चलते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स में पोटाशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट, पोटाशियम आयोडाइड, ठीक है, पोटाशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट कहता क्या बनाता है, PbNO3 क्या बनाता है, आपके पास ये बना देगा येलो प्रेसिपिटेट्स ऑफ, आपके पास येलो प्रेसिपिटेट्स ऑफ लेड आयोडाइड। सो बच्चा इसमें आपको सिर्फ क्या याद रखना है, इसमें आप एक चीज याद कर सकते हो कि लेड आयोडाइड के, ठीक है, दैट मीन्स PbI2 के आपके पास येलो प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। ठीक है, और एक मिनट, अगर हम इस रिएक्शन को लिखना चाहें तो मैं ऐसे लिख सकते हैं Ki प्लस PbNO3 ट्वाइस गिव राइज टू, क्या बना देगा ये,
अगेन मैं यहाँ पे बताऊँ क्यों नहीं आपको ये रिएक्शन करवा रही, क्योंकि आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शन में ना ये रिएक्शन क्रैम करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये भी रिएक्शन क्रैम करने की जरूरत नहीं है। ये जब आप टाइप्स ऑफ रिएक्शन करोगे ना तब यहाँ पे रिपीट करके आएंगे। अभी हम सिर्फ देख रहे हैं कि कैसे प्रेसिपिटेट्स बन सकते हैं, उसकी एग्जाम्पल्स देख रहे हैं जस्ट, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या है, प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, जैसे यहाँ पे आपके पास लेड आयोडाइड के PbI2 के प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, साथ में KNO3 आपके पास यहाँ पे बनता है, ठीक है, PbI2 एंड KNO3, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे इसके येलो कलर के प्रेसिपिटेट्स आपके पास बनते हैं इस रिएक्शन में। पहली दो रिएक्शंस में हमने गैस के एवोल्यूशन से टेस्ट किया कि यहाँ पे एक कैरेक्टरिस्टिक्स आई है, गैस निकली है। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, येलो प्रेसिपिटेट्स आपको साफ के साथ नीचे सेटल डाउन हुए मिल जाएंगे। यहाँ पे अगेन आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करेगा बेरियम क्लोराइड के साथ, BaCl2 के साथ, आपके पास क्या बनता है बेटा, बेरियम सल्फेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बेरियम सल्फेट के BaSO4 के आपके पास व्हाइट प्रेसिपिटेट्स बनते हैं और यहाँ पे HCl साथ में निकल जाता है, ठीक है, BaSO4 HCl, हाँ ठीक है। तो इसके आपके पास व्हाइट प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। ये दोनों ना, अगर मैं आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शन की बात करूँ, ये दोनों ना डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये क्रैम नहीं करे हुए, मैंने ना ये रिएक्शन क्रैम करा ना मैंने ये रिएक्शन क्रैम करा, ठीक है। तो जब हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे ना, कॉम्बिनेशन, डीकॉम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, इससे आधे से ज्यादा रिएक्शन तो तुम्हें याद भी नहीं करने पड़ेंगे, एज इट इज वो टाइप्स पढ़ के ही आपको समझ में आ जाएगा कि इसको डील कैसे करना है। तो मैं बोलूंगी इसको याद नहीं करना, कोई चीज जो आपको समझने वाली है दैट इज दिस थिंग, कि आपके पास PbI2 के येलो प्रेसिपिटेट्स होते हैं, BaSO4 के व्हाइट प्रेसिपिटेट्स होते हैं, और इसको भी क्रैम करने की जरूरत नहीं है। एंड में आपको एक कलर चार्ट दे दूंगी जिसमें सारे प्रेसिपिटेट्स, कलर्स, सोल्यूशन के कलर सब कुछ लिखा होगा, ताकि आप एक ही जगह पे उन सभी चीजों को रिवीजन करते रहना पूरे साल, ताकि आपको कलर्स याद हो जाए, कलर्स में दिक्कत ना आए। ओके, नाउ नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास चेंज इन कलर। अभी हमने कौन सी दो चीजें देखी, कोई गैस इवॉल्व होगी वो हमें पता लग जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज हमने देखी प्रेसिपिटेट्स बनेंगे तब हमें पता लग जाएगा कोई तो रिएक्शन हुआ है। तीसरा अभी हम क्या देखेंगे, कलर चेंज होना, किसी चीज का कलर ही बदल जाना, सोल्यूशन का कलर ही बदल जाना। तो उसके लिए एक छोटा सा रिएक्शन देखते हैं। सो मेरे पास पोटेशियम परमैंगनेट की क्रिस्टल्स हैं, इसको मैं इसमें वाटर में डालती हूँ। अभी हम इसको आपस में मिक्स कर लेंगे। यू कैन सी इसका पर्पल कलर है टोटली, एंड ये है मेरे पास लेमन वाटर, ठीक है। इसके बीच में मैंने पहले भी पोटेशियम परमैंगनेट का सोल्यूशन डाला था जो बिल्कुल कलरलेस हो चुका है, और मैं फिर से डालूंगी इसके बीच में पोटेशियम परमैंगनेट का सोल्यूशन। सो नाउ आफ्टर सम टाइम वी विल सी कि बिल्कुल कलरलेस हो जाएगा। सो एज यू कैन सी हमने यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट का सोल्यूशन डाला था और पूरा का पूरा कलरलेस हो चुका है। इसने कुछ टाइम लिया कलरलेस होने में, क्यों? क्योंकि मैंने इसके बीच में पहले भी पोटेशियम परमैंगनेट का सोल्यूशन डाला था। लेकिन अगर आप फ्रेश लेमन जूस निकालते हो और उसके बीच में पोटेशियम परमैंगनेट का सोल्यूशन डालते हो, ऐसा कुछ है पोटेशियम परमैंगनेट, ओके, इसको लाल दवाई भी बोलते हैं, तो आप घर पे भी एक्सपेरिमेंट इजीली कर सकते हो और खुद देखना इसका कलर कैसे गायब हो जाएगा, उड़ जाएगा। तो नाउ नेक्स्ट इज चेंज इन कलर। चेंज इन कलर में देखो सिट्रिक एसिड एंड पर्पल पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन अगर आप लोगे, पर्पल कलर का पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन है, उसके बीच में आपने सिट्रिक एसिड डाला तो इस पर्पल कलर उड़ जाएगा, गायब हो जाएगा, वो कलरलेस हो जाएगा, ठीक है, उसका पर्पल कलर चला जाएगा अगर आप उसके बीच में सिट्रिक एसिड डालते हो। नेक्स्ट आता है बेटा सल्फर डाइऑक्साइड को अगर आप पास करते हो एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन K2Cr2O7 से, तो यहाँ पे आपके पास ऑरेंज टू ग्रीन कलर हो जाता है, मतलब आपको विजिबल चेंज आता है। पहले में गैस निकली आपको दिखा, फिर आपके प्रेसिपिटेट बने, फिर दिखा कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तीसरे में यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, कलर ही सोल्यूशन का बदल गया, तब भी आपको पता चल जाता है कि कोई ना कोई इसमें केमिकल रिएक्शन हुआ है।
नेक्स्ट बच्चा इसके बाद आता है चेंज इन टेम्परेचर। सो चेंज इन टेम्परेचर इसमें दो तरह के हो सकते हैं, पहला है एंडो एंड सेकेंड इज एक्सो। ठीक है, दो तरह से टेम्परेचर बदलता है। ठीक है, एक्सो मतलब एग्जिट, एक्सो से क्या याद आता है, एग्जिट। तो जैसे आप मूवी शूवी देख के बाहर आए, अब बाहर आए तो वहां पे एग्जिट लिखा होता है, वो कहते हैं यहां से निकल जाओ। एग्जिट मतलब यहां से चले जाओ, यहां से बाहर निकल जाओ। तो एग्जिट का क्या मतलब है बेटा, लॉस ऑफ हीट। हम यहाँ पे हीट को बाहर निकाल देते हैं, वो सिनेमा हॉल से आपको एग्जिट करवाते हैं, हम यहाँ पे हीट को एग्जिट करवा रहे हैं। और एंडो मतलब एंट्री दे रहे हैं। एंडो का क्या मतलब है, एंट्री दे रहे हैं। और किसको एंट्री दे रहे हैं, हीट को एंट्री दे रहे हैं, मतलब हीट को एब्जॉर्ब करवा रहे हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। ठीक है, हीट को यहाँ पे एब्जॉर्ब करवाते हैं और यहाँ पे लॉस होती है हीट, यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब होती है, यहाँ बोल सकते हैं गेन ऑफ हीट। हीट यहाँ पे गेन होती है, ये दो चीजें होती है। तो बच्चा जैसे हमारे पास ये चीज है, एग्जाम्पल है इस चीज की। तो आपने बीकर में क्या डाला, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम क्विक लाइम भी बोलते हैं, जिसको हम क्विक लाइम भी बोलते हैं। क्विक लाइम के बीच में आपने वाटर डाला, तो वाटर डालते ही आपने क्या देखा कि आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेग लाइम बन गया। ठीक है, और साथ में बहुत ही ज्यादा हीट रिलीज हुई। मतलब यहाँ पे आपने क्या देखा, यहाँ पे बीकर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। आप इसको हाथ लगाओगे तो बीकर आपको थोड़ा सा वार्म लगेगा, इसका मतलब यहाँ पे हीट रिलीज हुई है। दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये कैसा रिएक्शन हुआ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ, जिसमें हीट रिलीज हुई है, टेम्परेचर बढ़ा है। ठीक है, टेम्परेचर का लॉस हुआ है। नेक्स्ट इज बच्चा, देखो यहाँ पे राइज इन टेम्परेचर मैंने लिखा हुआ है। नेक्स्ट आता है बेटा जिंक ग्रेन्यूल्स एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, वो वाला रिएक्शन जो हमने पहले देखा था। Zn plus H2SO4 give rise to ZnSO4 plus H2। एक तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई है, ये तो काम हुआ ही हुआ है, और इसके साथ साथ यहाँ पे हीट भी रिलीज होती है। मतलब यहाँ पे टेम्परेचर राइज होता है, टेम्परेचर का लॉस होता है, हीट बाहर निकलती है। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये भी क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। बच्चा यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सोथर्मिक प्रोसेस, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जब रिलीज होगी इसको डिलीवरी ट्यूब में से बाहर निकालेंगे, सोप सोल्यूशन में लेके जाएंगे, क्योंकि सोप सोल्यूशन के साथ हाइड्रोजन गैस इनसॉल्युबल होती है, सॉल्युबल नहीं होती, घुलती नहीं है उसमें। तो बबल फॉर्म में जब बाहर निकलती है, जो मैंने आपको बताया था पॉप साउंड टेस्ट, ये क्या है, पॉप साउंड टेस्ट कर रहे हैं हम उसका, पॉप साउंड टेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे जब कैंडल को इस बबल्स के पास लेके गए, जो हाइड्रोजन गैस की बबल्स है एकदम से ब्लास्ट हुआ, इसका मतलब पॉप साउंड आया। किसकी वजह से, इसका हाइड्रोजन गैस फ्लेमेबल है उसकी वजह से, दैट मीन्स हाइड्रोजन गैस यहाँ पे निकली है। ठीक है, तो हीट यहाँ पे निकली है, ये भी हमने देख लिया, दिस इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। नाउ नेक्स्ट बच्चा यहाँ पे देखते हैं एक एंडोथर्मिक प्रोसेस की एग्जांपल देख लेते हैं। आपके पास है बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड है आपके पास, देन यू हैव अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। अभी इसको आप रिएक्ट करवा रहे हो, तो इसको आपस में रिएक्ट करवाते हो तो आपके पास क्या बनता है, बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस अमोनिया NH3 प्लस वाटर आपके पास बनता है, और साथ में यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब होती है। मतलब ये हीट इस जगह पे आएगी, हीट रिलीज नहीं हुई है, हीट एब्जॉर्ब हुई है, यहाँ पे फॉल इन टेम्परेचर हो रहा है। सो दिस इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। ये क्या हुआ है, एक एंडोथर्मिक प्रोसेस। ओके, फर्दर और एग्जांपल्स भी करेंगे एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक की, जैसे फोटोसिंथेसिस एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। ठीक है, तो नाउ नेक्स्ट इज चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट का क्या मतलब है, लिक्विड टू गैस, गैस टू सॉलिड, इसका फेज चेंज हो रहा है, इसका स्टेट चेंज हो रहा है। तो कंबस्शन रिएक्शन ऑफ कैंडल वैक्स, जैसे कहता है कैंडल वैक्स है, उसमें जब कंबस्शन होनी शुरू होती है तो पहले ये सॉलिड से फिर लिक्विड में बदलती है, फिर ये गैस में बदल जाती है, उसी चीज की बात कर रहा है। चेंज इन स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड गैस। ठीक है, सॉलिड से क्या हो रहा है, कुछ पार्ट इसका लिक्विड में बदल रहा है, वैक्स उसकी लिक्विड स्टेट में जा रहा है, और कुछ यहाँ पे वेपराइज हो रहा है। सो यहाँ पे
क्या फॉर्मेशन हो रही है, लिक्विड सॉलिड टू लिक्विड एंड सॉलिड टू गैस, यहाँ पे फेज चेंज हो रहा है. सो दैट इज चेंज इन स्टेट ही बदल जाना किसी चीज. ओके, नाउ नेक्स्ट बच्चा, केमिकल रिएक्शंस को कैसे आप डिनोट करते हो, कैसे दिखाते हो. द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शंस विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूले ऑफ द सब्सटेंस इन्वॉल्व्ड इट इज नोन एज केमिकल इक्वेशन. सो केमिकल इक्वेशन क्या होती है, जब आप किसी, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड लिख देते हैं, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव राइज टू जिंक सल्फेट. आप खुद ही देख रहे हो मुझे कितना टाइम लग रहा है. जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस. ठीक है, तो ये तो इस तरीके से मैंने रिएक्शन लिखी है. नाउ इस रिएक्शन को इक्वेशन में कैसे एक्सप्रेस करना है, सबसे पहले तो आप 2-3 चीजों का सहारा लेते हो. वो 2-3 चीजें क्या है इक्वेशन में रिप्रेजेंट करने के लिए, ताकि हम इजीली उस चीज को लिख सके. तो वो क्या है इंफॉर्मेटिंग जो इसको बना देती है, बाय इंडिकेटिंग फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. जो आपकी फिजिकल स्टेट होगी कि जिंक ग्रेन्यूल जैसे सॉलिड स्टेट में है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड एक्वस सोल्यूशन है, हाइड्रोजन एक गैस है तो वो गैसियस स्टेट में है. इस तरीके से फिजिकल स्टेट्स को हम वहां पे रिप्रेजेंट करते हैं. बाय इंडिकेटिंग हीट चेंजेस, ये बताना कि हीट कहाँ पे निकली है, एंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है, वो चीज एक्सप्लेन करना है यहाँ पे विद इक्वेशन. बाय इंडिकेटिंग द कंडीशंस अंडर विच द रिएक्शन टेक्स प्लेस, किस कंडीशंस में वो रिएक्शन टेक प्लेस हुआ है, वो सारी कंडीशन को जब हम यहाँ पे लिखते हैं. जैसे अगर इस रिएक्शन को मैंने लिखना हो, मैं कैसे लिखूंगी, Zn, पहले तो सिंबल लिख लिया, देन दिस इज सॉलिड. ठीक है, यहाँ पे H2SO4 है, ये क्या है, एक्वस है. तो कंडीशंस एज सच कुछ है नहीं यहाँ पे, तो कंडीशंस लिखनी जरूरी नहीं है. तो यहाँ पे ZnSO4 है, दैट इज ऑल्सो क्या हुआ, ये एक्वस सोल्यूशन हुआ. प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकली है और ये एक गैस है. ठीक है, मैंने फिजिकल स्टेट रिप्रेजेंट कर दी, सिंबल रिप्रेजेंट कर दिए. हीट चेंज क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो यहाँ पे हीट आएगी. ठीक है, अगर कोई स्पेसिफिक कंडीशन होती, कोई कैटलिस्ट शो करना होता, मैं यहाँ पे शो कर देती. ठीक है, सो दिस इज रिप्रेजेंटेशन. इसको मैंने हार्डली 10 सेकेंड्स में लिख दिया, उसको लिखने में मुझे टाइम लगा. ठीक है, तो इसलिए रिएक्शंस को इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया जाता है. नेक्स्ट बच्चा कुछ इक्वेशंस देख लेते हैं. जैसे ये तो मैंने आपको बता ही दिया कैसे लिखा हमने इसको. नेक्स्ट बच्चा, जैसे ये हमारे पास एक इक्वेशन है, यहाँ पे दिस इज द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, दिस इज द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट और बताओ, मैंने अभी आपको बताया था कार्बन डाइऑक्साइड का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट. तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को पास किया क्विक लाइम से, क्विक लाइम नहीं सॉरी स्लेक्ड लाइम या लाइम वाटर, स्लेक्ड लाइम भी इसको बोलते हैं. तो आपके पास क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट बना, व्हाइट प्रेसिपिटेट्स प्लस वाटर बना. अभी यहाँ पे इन्होंने स्टेट के साथ रिप्रेजेंट, पहले तो फॉर्मूलास लिख दिए, फिर स्टेट के साथ इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है. तो दिस इज द केमिकल इक्वेशन, ये भी क्या है, एक केमिकल इक्वेशन. नाउ नेक्स्ट इज हीट चेंजेस. हीट चेंजेस को हम कैसे एक इक्वेशन में बता सकते हो, मैंने आपको बताया ही था. एक्सोथर्मिक को आप कैसे बताते हो, जैसे बर्निंग ऑफ कोल, दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. तो यहाँ पे हीट चेंज को मैंने इस साइड पे, प्रोडक्ट साइड पे लिखा हुआ है. दूसरा रिएक्शन देख लेते हैं, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, नेचुरल गैस है CH4. तो यहाँ पे हीट चेंजेस को मैंने अगेन प्रोडक्ट साइड पे लिखा है, बिकॉज दिस इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस. तो अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, प्रोडक्ट साइड पे हीट चेंज को लिखना है. एंडोथर्मिक होगा तो आपको रिएक्टेंट साइड पे लिखना है. जैसे बच्चा यहाँ पे देखो, रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस. आप रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, ऑक्सीजन का इनटेक हुआ, ठीक है, एल्वोलाई के साथ एक्सचेंज हुआ गैसेस का, उसके बाद आपके ग्लूकोज के साथ जो रेस्पिरेशन होता है, बेसिकली हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ ब्रीदिंग को ही रेस्पिरेशन बोलते हैं, लेकिन ब्रीदिंग एक पार्ट होता है रेस्पिरेशन के प्रोसेस का. ठीक है, तो ब्रीदिंग फर्स्ट स्टेप हो गया. उसके बाद यहाँ पे जो ऑक्सीजन इनटेक किया, उसने रिएक्ट किया ग्लूकोज के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड बनाई, वाटर बनाया एंड एनर्जी बनाई. तो ये जो एनर्जी आई है, इसी को हम क्या बोलेंगे, लॉस ऑफ एनर्जी, वहां से एनर्जी निकली है. सो ये क्या हुआ, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन. और ये कार्बन डाइऑक्साइड फर्दर
लंग्स के साथ एक्सचेंज होके एल्वोलाई में एक्सचेंज होके एल्वोलाई के थ्रू एक्सचेंज होके बाहर निकल जाती है, ठीक है। So this is also an exothermic process. Again, magnesium ribbon plus oxygen. ये सारे रिएक्शन हम करेंगे दोबारा फिर से, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन प्लस ऑक्सीजन, ये आपका बहुत ही फर्स्ट एक्टिविटी है आपके फर्स्ट चैप्टर की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो आपके पास मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है एंड हीट बनती है, दिस इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये भी क्या है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। नेक्स्ट बच्चा, लाइमस्टोन प्लस हीट, आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट है, उसके आपने हीट एब्जॉर्ब करवाई, मतलब आपने इसको हीट दी, ठीक है, उसके बाद आपके पास क्विक लाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। अभी ये क्या है, क्योंकि हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, ये क्या हुआ आपके पास, एंडोथर्मिक प्रोसेस हुआ, एंडोथर्मिक प्रोसेस, दिस इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। नाउ आई टोल्ड यू फोटोसिंथेसिस इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। कैसे, जैसे आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है प्लांट के पास, उसके बाद वो सनलाइट की हेल्प लेगा। अभी सनलाइट की हेल्प ले रहा है, मतलब वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, किसी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, ले रहा है, गेन कर रहा है। तो यहाँ पे ये भी क्या हुआ, एक एंडोथर्मिक प्रोसेस हुआ। तो इसके साथ इसने ऑक्सीजन रिलीज कर दी और साथ में हम बोल देंगे कि इसने ग्लूकोज बना दिया, ठीक है। क्या बना दिया, ग्लूकोज बना दिया, C6H12O6। नेक्स्ट आता है द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर टू फॉर्म हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज आल्सो एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं वाटर की, तब हमारे पास क्या बनता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बनता है। ये हम करेंगे डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, ये हम करेंगे डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन में करेंगे, जिसमें हम पानी से इलेक्ट्रिसिटी पास करके हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस बनाएंगे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। वो भी क्या है, आपके पास एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। क्यों एंडोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि बच्चा वहां पे भी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है, एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। इनफैक्ट जितने भी डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन हम पढ़ेंगे ना, जब हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन में जाएंगे तो हम बहुत तरह के डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ेंगे। डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन होता है, एक रिएक्टेंट है, वो उसके बाद रिएक्ट करने के बाद बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स दे देता है, दैट इज डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। और डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन क्योंकि सिंगल ही है रिएक्टेंट, आपस में कहाँ से रिएक्ट करेगा, उसे बाहर से एनर्जी चाहिए रिएक्ट करवाने के लिए। डीकम्पोज मतलब टूट जाना, तो एक सिंगल रिएक्टेंट का बहुत सारे प्रोडक्ट्स में, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में टूट जाना इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जो हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन में रिपीट करेंगे। बेटा डीकम्पोजिशन रिएक्शन एब्जॉर्ब करता है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेरियस थिंग्स, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, हीट, ये सारी फॉर्म्स में एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। तभी हर डीकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, ठीक है। ओके, फिर से हम इसको डिस्कस करने ही वाले हैं। नाउ कंडीशन अंडर विच रिएक्शन टेक प्लेस, मैंने अभी आपको बताया था कि उन कंडीशंस जिसके बीच में वो रिएक्शन होता है, वो कंडीशंस कैसे, जैसे यहाँ पे आपके पास है KClO3, KCl बना रहा है और O2 बना रहा है। अभी दिस इज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड कैटलिस्ट, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे हम MnO2 यहाँ पे लिख देंगे कि एज अ कैटलिस्ट यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये हम रिएक्शन कंडीशन में, कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर है जहाँ पे वो रिएक्शन हो रहा है, उसको हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। कोई पर्टिकुलर प्रेशर है, उसको हम इस एरो के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। कोई कैटलिस्ट है जो यूज किया है, उसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। एंड नाउ बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है, व्हाट इज अ कैटलिस्ट मैम, व्हाट इज अ कैटलिस्ट। तो बच्चा कैटलिस्ट वो होता है विच इन्फ्लुएंसेस और आई वुड से विच चेंजेस रेट ऑफ रिएक्शन, जो रेट ऑफ रिएक्शन को बदल देता है, रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करता है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो और आपके टीचर आपके सिर पे आके खड़े हो जाते हैं, एकदम से तेज तेज लिखना शुरू कर देते हो, मतलब आपका रेट, स्पीड आपकी चेंज हो चुकी है, बदल चुकी है, ठीक है। सो दो चीजें, एक तो कोई शरारती बच्चा आपको आके डिस्टर्ब करे तो आप क्या करोगे, रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगा, या आपका टीचर आपको आके मोटिवेट करे, आपका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो दो तरह के हमारे पास कैटलिस्ट होते हैं, एक होता है पॉजिटिव कैटलिस्ट, दूसरा होता है नेगेटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, और नेगेटिव कैटलिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करता है, कम करता है, दैट इज अ नेगेटिव कैटलिस्ट, ओके।
कंडीशंस अंडर विच, ओके नाउ देखो ये रिएक्शन में कंडीशंस क्या हैं, मैंने जैसे आपको बताया कभी वहां पे कैटलिस्ट था और यहाँ पे ये चीजें हैं, दीज आर दी कंडीशंस। तो इन कंडीशंस को आप यहाँ पे लिख देते हो कि 300 डिग्री सेल्सियस एंड 300 एटमॉस्फेरिक, और यहाँ पे आप लिख देते हो ZnO प्लस CrO3। ये रही इसकी कंडीशंस, आपने यहाँ पे मेंशन कर दी। ओके, सो दीज आर दी कंडीशंस जिनको आप मेंशन करते हो इक्वेशन में, ताकि आपको इजीली एक छोटी सी इक्वेशन से बहुत सारी चीजें पता लग जाए। सिर्फ एक इक्वेशन लिख के ही आप बहुत सारी चीजें उस रिएक्शन के बारे में बता सकते हो। ओके ओके बच्चा, सो दैट वाज ऑल अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, कैसे उनको रिप्रेजेंट करा जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें आज मैंने आपको डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा बताया, तो हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जिसको हम रिडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका इस लेक्चर से। कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बता देना। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग।